दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है असम में रहने वाले एक व्यक्ति रिजवान अली जी की, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो आइए आज हम ये खौफनाक दास्तान खुद रिजवान जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। आप सभी हमारी कहानियों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन लाइक और शेयर करना अक्सर भूल जाते हैं। तो कृपया आज की इस डरावनी कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी में मैं आपका नाम लूं, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका नाम क्या है और आप हमें कहां से सुन रहे हैं। आपने अब तक बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि आज की यह कहानी आपको भीतर तक हिलाकर रख देगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारा और आपका यह रिश्ता और भी गहरा हो सके और हमारी आने वाली हर डरावनी कहानी आप तक बिना रुके, बिना भूले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। कहते हैं हर ड्राइवर की एक दूसरी दुनिया होती है, सड़क। मेरे लिए यह दूसरी नहीं, अक्सर यही एकलौती दुनिया होती है जो मेरी बात सुनती है जब बाकी सारी दुनिया खामोश हो जाती है। मेरा नाम रिजवान अली है, उम्र 41 साल, 20 साल से ट्रक चला रहा हूं। असम, मेघालय और नागालैंड की सड़कों पर कभी चाय, कभी लकड़ी, तो कभी चावल की बोरियां ढोता हूं। दंगे, भूस्खलन, बहते हुए पुल, सब देख चुका हूं। यहां तक कि एक बार तो हाथी को भी हाईवे से खदेड़ना पड़ा था। लेकिन 2017 की उस बरसात में जो कुछ हुआ, उसके लिए मैं कतई तैयार नहीं था। सब कुछ आम ही लग रहा था। मैं बारपेटा में अपने घर बस 1.5 दिन के लिए रुका था। मेरी बीवी नजमा नाराज थी, जैसा कि हमेशा होता है, क्योंकि मैं रेहान के स्कूल फंक्शन में नहीं जा पाया। रेहान फिर पूछ रहा था तुम्हारे बारे में, उसने खाट पर कपड़े तह करते हुए कहा, जब मैं ट्रक की चाबी तलाश रहा था। उसे लगता है कि तुम उसका इनाम लेते देखना ही नहीं चाहते। मैं ठिठक गया। कह देना अगली बार जरूर आऊंगा, पक्का। ये वाला ट्रिप छोटा है। हर बार यही कहते हो रिजवान, उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा। अगर अगली बार कभी आया ही नहीं तो? उसकी बात ने एक पल को ठंडक सी भर दी मेरे भीतर, बट मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी। मैं शीशे का नहीं बना नजमा, 4 दिन में लौट आऊंगा, ज्यादा से ज्यादा। मैंने अपने खलासी तपन को ढेकिया जुली से उस शाम को उठाया। बारिश तब तक जोरों से शुरू हो चुकी थी। जब मैं उसके घर के बाहर ट्रक रोका, वो एक फटा हुआ टी-शर्ट पहने, प्लास्टिक का बैग लिए और सिर पर वही पुराना लाल गमछा बांधे भागता हुआ आया। भाई, रेडी हूं, वो चिल्लाया सीट पर चढ़ते हुए। इस बार चाय बागान वाला लोड है? हाँ, चाय और थोड़ा प्लाईवुड गोलाघाट से, फिर डिलीवरी जोरहाट और सिलापथार। जोरहाट का रास्ता तो भूतिया है ना? वो मुस्कुराया गमछे से चेहरा पोंछते हुए। लोकल लोग कहते हैं रात को कुछ कुछ अजीब सुनाई देता है। मैंने इंजन स्टार्ट किया। जब आधा नींद में हो और आधा नशे में, तब तो हर आवाज अजीब लगती है। वो हंसा। और जब ट्रक में कोई सीट बेल्ट पहने बिना पीछे बैठा हो? मैंने आंखें घुमा दी। तपन, एक दिन तू खुद ही अपने डर से मर जाएगा, उससे पहले कोई आत्मा तुझे छुए भी नहीं। वो कुछ असमिया में बड़बड़ाया, शायद उसकी मां का सिखाया कोई टोटका। फिर उसने रेडियो ऑन किया। केवल सन्नाटा और स्टैटिक। तेजपुर के बाद हाईवे बारिश से गीला और फिसलन भरा हो गया था। वाइपर ऐसे चीख रहे थे जैसे किसी को रोका ना जा सके। रास्ते के किनारे छोटे छोटे गांव आधे डूबे हुए लग रहे थे। औरतें प्लास्टिक शीट से सिर ढके हुए, बच्चे कीचड़ में खेलते हुए और कुत्ते ठेलों के नीचे से भौंकते हुए, मानो असम की बारिश आसमान से नहीं, किसी जिद्दी भूले हुए देवता के गुस्से से उतर रही हो। आधी रात के करीब हम काजीरंगा के किनारे पहुंच चुके थे। मैंने ट्रक एक चाय की टपरी पर रोका, झखला बंधा के पास। बस एक नीली तिरपाल 2 बांसों से बंधी हुई। अंदर 2 आदमी कैरम खेल रहे थे, तीसरा हमें घूर रहा था। कहां जा रहे हो? चाय वाले ने पूछा, उबलती चाय को छोटे गिलास में उड़ेलते हुए। जोरहाट, मैंने कहा, गोलाघाट होकर। वो 1 सेकंड को रुक गया। उसकी नजर तपन पर गई। नुमालीगढ़ के बाद वाली शॉर्टकट वाली बांध रोड मत लेना, उसने धीरे से कहा। क्यों? तपन ने जल्दी से पूछा। बाढ़ में रास्ता कट गया है और 2 दिन पहले कुछ अजीब हुआ वहां। क्या अजीब? मैंने भौहें चढ़ा दी। चाय वाले ने कैरम खेलने वाले आदमी की ओर देखा, फिर धीरे से बोला, एक ट्रक पलट गया, कोई शव नहीं मिला, पर वहां के लोग कहते हैं
जमीन के नीचे से खटखट की आवाजें आती थीं, चीखें जैसे कोई जमीन के नीचे जिंदा दबा हो। ट्रक में लौटकर तपन खामोश था। अजीब बात थी, वो कभी चुप नहीं रहता था। सब ठीक है? मैंने पूछा जब हम दोबारा हाईवे पर निकले। कुछ पल बाद उसने कहा, भाई अगर कभी लगे कि कुछ गलत है, मतलब सड़क अजीब लग रही है, तो प्लीज रुक जाना, ठीक है? मैं हंसा। गलत सिर्फ उस चाय वाले की कहानियां हैं, लेकिन सच कहूं अंदर कहीं कुछ चुभा था। मैंने हेडलाइट हाई बीम पर कर दी और तभी मुझे लगा जैसे कोई परछाई बीच सड़क पर खड़ी हो, पल भर को। फिर जब मैंने पलक झपकाई, कुछ नहीं था। बारिश और कोहरा अब इतनी घनी हो चुकी थी कि हेडलाइट भी धुंध में खो जाती थी। ट्रक की आवाज बाहर की दुनिया को दबा देती थी। तपन खिड़की से सिर टिकाए सो गया था। उसका गमछा आधे चेहरे पर पड़ा था और तभी मैंने उसे देखा। पहले लगा कोई प्लास्टिक बैग उड़कर पेड़ में अटक गया हो या शायद कोई राहगीर हो, लेकिन नहीं, वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में, पूरी तरह भीगी हुई, पीठ हमारी तरफ, सड़क के किनारे चुपचाप खड़ी। उसके लंबे बाल पीठ से चिपके हुए थे, हाथ एकदम सीधे नीचे लटके हुए। मैंने हॉर्न बजाया, हल्का सा, वो हिली भी नहीं। तपन जागा। क्या हुआ? आगे कोई खड़ा है। वो झुका, बाहर झांका। कोई मदद चाहिए क्या? मैंने ट्रक धीरे किया और उसके पास आकर रोका। मैंने खिड़की से बाहर झांका। बहन जी, सब ठीक है? वो नहीं बोली, बस धीरे से अपना सिर मोड़ा। पूरा नहीं, बस इतना कि उसकी एक फीकी सफेद आंख और होंठ का एक कोना दिखे। चेहरा सूखा, जैसे कोई भाव ही नहीं। तपन ट्रक से उतरा। बहन जी, आपको कहां जाना है? वो कुछ नहीं बोली, बस तपन की आंखों में ऐसे देखा जैसे उसे कहीं पहले से पहचानती हो। फिर बेहद धीरे से उसने आगे की तरफ इशारा किया, उस बांध वाली शॉर्टकट रोड की तरफ। उधर जाना है, वो बुदबुदाई। मैंने चिल्ला कर कहा, बहन जी, उधर तो बाढ़ आई है, आप वहां क्या करेंगी? लेकिन वो धीरे धीरे ट्रक के पैसेंजर साइड की तरफ बढ़ने लगी, नंगे पांव। और अजीब बात, कीचड़ में एक भी निशान नहीं छूटा। तपन ने मेरी तरफ देखा, चेहरा सफेद पड़ गया था। क्या करें? मैंने गहरी सांस ली। बिठा लो, ऐसे छोड़ नहीं सकते। वो चुपचाप पीछे की बर्थ पर बैठ गई, ना कुछ बोली, ना तौलिया लिया, बस खिड़की से बाहर देखती रही, जैसे वहां की दुनिया हमसे ज्यादा जिंदा हो। मैंने मेन हाईवे छोड़ दिया। चाय वाले की चेतावनी के बावजूद शॉर्टकट पकड़ लिया। ना चाहते हुए भी कोई खिंचाव था उस रास्ते में, जैसे स्टीयरिंग खुद ही मुड़ रहा हो। रास्ता टूटा हुआ था, दरारों से पानी बह रहा था, पेड़ गिरे हुए थे और कोहरा इतना घना कि सामने कुछ दिखे भी नहीं। और तभी वो बोली, रुको। उसकी आवाज धीमी थी, बट ऐसा असर था उसमें कि मैंने तुरंत ब्रेक मारे। वो बाईं ओर इशारा करके बोली, मेरा गांव। मैंने देखा, कुछ भी नहीं था वहां, बस झाड़ियां और कीचड़ में एक पुराना रास्ता जो पेड़ों के बीच खो जाता था। तपन, तुझे कुछ दिख रहा है? मैंने पूछा। कुछ भी नहीं, ये तो जंगल लग रहा है। फिर भी वो उतर गई। रुको, तपन चिल्लाया, यहां कोई नहीं रहता। लेकिन वो धुंध में गुम हो गई, बिना आवाज किए। मैं टॉर्च लेकर भागा। बहन जी, वापस आइए। कोई जवाब नहीं, सिर्फ भीगी हुई खामोशी। और फिर मैंने उसे सुना, एक हंसी, बिल्कुल किसी बच्चे जैसी, गूंजती हुई पेड़ों के पीछे से। मैंने झटके से पलटकर देखा, कोई नहीं था। पीछे ट्रक में तपन कांप रहा था। वो चली गई भाई, हमें उसे ट्रक में नहीं बैठाना चाहिए था। मैंने सुना है कई बार आत्माएं खोए हुए इंसानों का रूप ले लेती हैं। मैं कुछ नहीं बोला, मेरे कानों में वो हंसी अभी तक गूंज रही थी। मैंने फिर से इंजन स्टार्ट किया। अब हम लंबा रास्ता लेंगे, कोई और शॉर्टकट नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक सड़क पर वापस घुमाया, मैंने रियर व्यू मिरर में कुछ देखा। जहां वो बैठी थी वहां सीट पूरी तरह भीगी हुई थी, पर कोई कीचड़ के निशान नहीं थे। और ट्रक के हैंडल पर लटकी हुई थी उसकी भीगी हुई सफेद चुनरी। मैंने अगले 20 मिनट कुछ नहीं कहा, बस ट्रक चलाता रहा। तपन एकदम चुप था। उसका गमछा अब गर्दन के चारों ओर ऐसे लिपटा था जैसे फांसी का फंदा हो। घुटने हिल रहे थे। वो बार बार पीछे झांक रहा था, जैसे अब भी उम्मीद कर रहा हो कि वो औरत वहीं है। लेकिन वो जा चुकी थी। उसके जाने का बस एक सबूत था, वो सफेद भीगी चुनरी जो अब दरवाजे के हैंडल से हल्के हल्के लहरा रही थी। मैं उसे फेंक देना चाहता था, जला देना चाहता था, लेकिन कोई अनजानी ताकत रोक रही थी, कह रही थी,
छुओ मत, अभी नहीं। बारिश अब और तेज हो गई थी, मोटी चादर की तरह गिर रही थी, शीशे को पूरी तरह धुंधला बना रही थी। वाइपर बुरी तरह चिल्ला रहे थे। मैंने जीपीएस चेक किया, कुछ नहीं, सफेद स्क्रीन। मैंने उसे ऑफ किया, फिर ऑन किया, अब भी कुछ नहीं, ना सिग्नल ना रास्ता, सिर्फ एक धुंधला खालीपन। जीपीएस काम नहीं कर रहा, मैंने बड़बड़ाया। तपन झुककर स्क्रीन देखने लगा। लेकिन ये वही रोड है ना भाई? मैंने इधर उधर देखा। हम अब एक बहुत संकरी सड़क पर थे, दोनों ओर घने पेड़। सड़क इतनी पतली थी कि 2 गाड़ियां भी नहीं निकल सकती थीं। कीचड़ धीरे धीरे सड़क पर फिसल रहा था। पेड़ों की शाखाएं खिड़कियों पर ऐसे रगड़ खा रही थी जैसे कोई नाखूनों से खरोंच रहा हो। ये वो बांध वाला रास्ता नहीं लग रहा, मैंने धीरे से कहा। तपन ने मोबाइल निकाला। मैं अपने कजिन को कॉल करता हूं, वो नुमालीगढ़ में फ्लड रिलीफ टीम में है। कोई सिग्नल नहीं। उसने फिर चेक किया, ना टावर और ना सिग्नल। और तभी हमने उसे देखा, एक पुराना लकड़ी का माइलस्टोन बारिश में मुश्किल से दिख रहा था। रंग उखड़ा हुआ, अक्षर मिटे हुए, लेकिन फिर भी पढ़ने लायक। टिंसर गांव, 2 किलोमीटर। मैंने पलकें झपकाई। टिंसर गांव, ये कहां से आ गया? तपन ने भौहें सिकोड़ ली। पहली बार सुन रहा हूं। हम तो जोरहाट की तरफ जा रहे हैं। अगर टिंसर असली गांव होता तो पहले आना चाहिए था। ये मैप पर भी नहीं है भाई। हमने आगे बढ़ना जारी रखा। कोई और चारा भी नहीं था। सड़क और संकरी होती जा रही थी। पेड़ अब और पास आ गए थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे हम पानी के अंदर चल रहे हों। कोहरा हेडलाइट से लिपट रहा था। हर चीज एक बुरे सपने जैसी लग रही थी। फिर एक पत्थर का बोर्ड दिखा बाईं ओर। टिंसर में आपका स्वागत है, पर उस पर लाल रंग से कुछ पोता गया था। नीचे किसी ने असमिया में कुछ खुरचा हुआ था। तपन थोड़ा झुककर पढ़ने की कोशिश करने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। एगा नॉट परेश इंखरिबा एमाट्यूरे। मैंने मन में उसका अनुवाद किया, इस गांव में प्रवेश मत करो, मौत रहती है। मैंने ब्रेक दबा दी। ट्रक थोड़ा फिसला, फिर रुका। मैंने तपन की ओर देखा। हम वापस जा रहे हैं। उसने कोई बहस नहीं की। मैंने ट्रक धीरे से मोड़ा, वापस मोड़ने लगा। कम से कम मुझे यही लगा कि हम उसी रास्ते से लौट रहे हैं। लेकिन 15 मिनट बाद हम फिर उसी माइलस्टोन के पास से गुजरे। टिंसर गांव, 2 किलोमीटर। मेरा पेट कस गया। तपन घूरने लगा। हम चक्कर काट रहे हैं? नहीं, मैंने ट्रक मोड़ा था। तो फिर वापस उसी जगह कैसे पहुंच गए? मैंने कुछ नहीं कहा, बस तेज चलाने लगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही कोई मोड़ आता, चाहे दाएं मुड़ता या बाएं, आगे फिर वही बोर्ड, टिंसर गांव, 2 किलोमीटर। अब मैं ठंड के बावजूद पसीने से भीग चुका था। और फिर हम उस बोर्ड के पास से दोबारा गुजरे। टिंसर में आपका स्वागत है। इस बार लाल रंग ताजा था, अब भी टपक रहा था। और इस बार वहां कोई खड़ा था, एक आदमी, बूढ़ा, गिला धोती पहने, ना छाता ना चप्पल। उसने एक कांपता हुआ हाथ उठाया और सड़क की ओर इशारा किया। फिर अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ एक लंबा भारी सांस का निकास, जैसे ताबूत से हवा बाहर निकलती है। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया। नहीं रुकना, मैंने तपन से कहा। पर वो पहले ही कुछ बुदबुदा रहा था। ना असमिया था ना हिंदी। शायद उसकी दादी का सिखाया कोई पुराना प्रार्थना मंत्र। मैंने उसे रोका नहीं, मैं भी वही करना चाहता था। और फिर जैसे बारिश ने एक गहरी सांस ली हो, हम एक खुली जगह पर पहुंच गए। सड़क चौड़ी हो गई, पेड़ पीछे हट गए और सामने टिंसर गांव था। अगर उसे गांव कहा जाए तो टूटी हुई झोपड़ियों का एक गुच्छा, कुछ आधी डूबी हुई बाढ़ में। ना लोग, ना लाइट, ना कोई हलचल, सिर्फ कौवे दर्जनों टूटे छतों पर बैठे, घूरते हुए, इंतजार करते हुए, और दूर से आती घंटियों की आवाज, धीमी, लयबद्ध, जैसे कोई पायल पहनकर धीरे धीरे चल रहा हो। हम रुकना नहीं चाहते थे, हमें मुड़ जाना चाहिए था, जब तक डीजल खत्म ना हो जाए या तूफान हमें लील ना जाए। लेकिन सड़क एक हुक जैसी मुड़ी हुई थी, हमें अंदर खींचती हुई। जैसे ही हमारे टायर उस पुराने बांस के दरवाजे को पार कर गए, हवा बदल गई, भारी हो गई, सुनसान। यहां तक कि बारिश भी धीमी पड़ गई, जैसे वो भी डर गई हो यहां गिरने से। तपन ने अपना गमछा कसकर पकड़ा। भाई, उसने फुसफुसाया, हमें यहां नहीं होना चाहिए था। मैंने सिर हिलाया, पर अब पीछे मुड़ने की जगह नहीं थी।
सड़क और संकरी हो चुकी थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े, ब्रेक पर मेरा पांव टिके हुए, डर से ना कि जरूरत से। दाएं बाएं झोपड़ियां जैसे सदियों से वीरान थीं, दीवारें सीलन खा चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे टेढ़े, पानी घरों के नीचे भरा हुआ। लेकिन फिर भी कुछ छोटे छोटे संकेत थे कि कोई यहां हाल ही में था। एक आग की राख अभी भी जल रही थी, एक फटा हुआ चप्पल पानी में तैर रहा था और एक दीवार पर लिखा था, ताजे खून की तरह लाल, नदी की ओर मत देखना। हम गांव के एक छोटे चौराहे पर पहुंचे। बीच में एक हैंडपंप खड़ा था, जंग खाया हुआ, टेढ़ा। उसके पीछे एक मंदिर था, छोटा, बहुत पुराना, काले पत्थरों की सीढ़ियां और एक काला बंद दरवाजा। वो घंटियां जो हम पहले से सुन रहे थे अब पास थीं, उन्हीं सीढ़ियों के भीतर से आ रही थी। कोई हवा नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ वो धीमी आवाज, छन छन छन। तपन ने उंगली से इशारा किया। वो आवाज वही है जो हमें बोर्ड से पीछा कर रही थी। मैंने ट्रक रोक दिया, इंजन चालू ही रहने दिया। हम दोनों में से कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहता था, लेकिन उसी पल कुछ बदल गया। कैबिन के अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी होने लगी। विंडशील्ड पर अचानक धुंध जम गई, जैसे किसी ने बाहर से उस पर सांस फूंकी हो। और फिर उंगलियों के निशान उभरे, 5 छोटे, गीले, जैसे किसी बच्चे के हाथ हों। तपन चीखते हुए ट्रक से कूद गया। मैंने गाली दी और उसके पीछे भागा। बाहर गांव में एक अजीब सन्नाटा था, बस मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। हम कीचड़ में टखनों तक डूबे खड़े थे, उस दरवाजे की ओर देखते हुए। वो थोड़ा सा खुला था। मत जाना, मैंने कहा, अंदर मत जाना। तपन ने मेरी तरफ देखा। हमें किसी को ढूंढना होगा, शायद कोई परिवार अभी भी बचा हो, शायद इस गांव में अब कोई जिंदा नहीं है। तपन, वो रुक गया। हम दोनों ने एक साथ नदी की ओर देखा। वहां थी ब्रह्मपुत्र, फूली हुई, काली, चुपचाप गांव के किनारे बहती हुई, जैसे कोई विशालकाय नाग। एक जेठी वहां खंडहर जैसी हालत में खड़ी थी। उसकी किनारी पर सड़े हुए नौकाएं थीं और पानी में आधा डूबा हुआ एक इंसानी शरीर। न हिल रहा था, न तैर रहा था, बस बह रहा था, मुंह के बल। मैं आगे बढ़ा ही था कि मुझे झोंपड़ी पर लिखा हुआ शब्द याद आया, नदी में मत देखना। तपन अचानक हाँफने लगा। क्या हुआ? उसने सामने वाली झोंपड़ी की तरफ इशारा किया। वो सफेद चुनरी फिर से टंगी थी, इस बार एक कपड़ों की रस्सी पर, उसी औरत की। वो यहीं है, उसने कहा। नहीं, मैंने कहा, हमने उसे छोड़ दिया था। तो फिर उसकी चुनरी यहां कैसे? मैं कुछ कह पाता, इससे पहले ही हमने सुना कदमों की आवाज, लेकिन वो जमीन पर नहीं चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी के नीचे चल रहा हो। छपाक, छन्न, छपाक। वो आवाजें नदी की तरफ से आ रही थी। मैं मुड़ा ही था कि तपन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, नदी में मत देखना। कदमों की आवाज थम गई और तभी एक बच्चे के रोने की आवाज, मंदिर से, अकेली, गूंजती हुई, खोखली। अब हमारे पास 2 ही रास्ते थे, मंदिर या ट्रक। मैंने ट्रक चुना। भागो! तपन ने इस बार कोई बहस नहीं की। हम दोनों चौक पार करते हुए, हैंडपंप के पास से भागते हुए वापस ट्रक की ओर भागे। मैंने चाबी घुमाई। इंजन ने आवाज तक नहीं दी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कुछ नहीं। फिर रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया और स्टैटिक के बीच से एक आवाज निकली, एक लड़की की आवाज, धीमी, गीली, घुटती हुई। तुमने उसे वापस ला दिया, शुक्रिया। हम दोनों जम से गए। किससे? मैंने फुसफुसाकर पूछा। वो आवाज बोली, जो डूब जाते हैं वो कभी भूलते नहीं। अचानक ट्रक झटका खा गया, जैसे पीछे कुछ भारी चढ़ गया हो। तपन ने चिल्लाते हुए पीछे की खिड़की की ओर इशारा किया। मैंने पीछे देखा, भीगे हुए हाथों के दर्जनों निशान पूरे कांच पर, और हर पल एक नया निशान उभर रहा था। मैंने फिर से चाबी घुमाई। इस बार ट्रक ने गरज कर स्टार्ट ले लिया। मैंने वक्त नहीं गंवाया, एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक गांव के गेट से बाहर निकल पड़ा। दोनों तरफ कीचड़ उड़ती रही, लेकिन ठीक उस आखिरी झोंपड़ी से गुजरते वक्त मैंने उसे देखा। एक औरत मुस्कुराती हुई, उसके साथ एक बच्चा था। सड़ा हुआ, फूला हुआ चेहरा, सफेद आंखें जो शायद सालों से झपकी नहीं थी। और फिर हम बाहर थे, गांव के बाहर, फिर से उसी तंग सड़क पर। हवा कुछ अलग सी लगी, कोहरा थोड़ा हट गया था। तपन आगे झुका और सांस खींचकर बोला, हम वापस हाईवे पर हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। डैशबोर्ड पर सब कुछ वापस सामान्य था।
जीपीएस जल उठा। हम नुमालीगढ़ से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर थे। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर तपन ने पूछा, आवाज कांपती हुई, क्या वो असली जगह थी? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि रियर व्यू मिरर में मैंने देखा वो सफेद चुनरी अभी भी पीछे पड़ी थी, गीली। चुपचाप हम चुपचाप चलते रहे। हाईवे हमारे सामने फैला था, बारिश में चमचमाता हुआ, जैसे जीवन की एक डोर हो। बारिश अब हल्की फुहार में बदल चुकी थी, लेकिन हमारे अंदर की तूफान अभी बाकी था। तपन ने पूरा रास्ता उस चुनरी से नजरें नहीं हटाई, जैसे वो कभी हवा में उड़ सकती थी। मैंने भी उसे नहीं छुआ। वो वहां थी, एक शराब की तरह, जिसे हम अनजाने में साथ ले आए थे। करीब 1 घंटे बाद हम नुमालीगढ़ के पास एक पेट्रोल पंप पर रुके। मुझे डीजल चाहिए था, लेकिन उससे ज्यादा मुझे इंसानों की मौजूदगी चाहिए थी। साधारण आवाजें, चाय की खुशबू, कुछ जो जिंदा लगे। मैंने ट्रक रोका। एक लड़का बाहर आया, रेनकोट पहने हुए, नींद में आंखें मसलता। फुल टैंक भैया, मैंने कहा। वो सिर हिलाकर तेल भरने लगा। भाई साहब, मैंने पूछा, यहां आसपास कोई गांव है? टिनसर गांव? वो रुक गया। टिन क्या? टिनसर गांव, नदी के किनारे, 2-3 किलोमीटर अंदर। उसने माथा खुजाया, फिर सिर हिलाया। नहीं साहब, ऐसा कोई गांव नहीं सुना। आप टिनियाली की बात कर रहे होंगे। नहीं, टिनियाली नहीं, ये पुराना गांव था। झोपड़ियां थीं, मंदिर, एक जेठी। वो थोड़ा पीछे हट गया। भाई, मैं 4 साल से इस रूट पर हूं, कभी नहीं सुना। शायद आप गलत मुड़ गए थे। हम एक ढाबे पर भी रुके, जहां ज्यादा लोग थे, ट्रक वाले और लोकल्स। मैंने वहीं पूछा। एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर ने धीरे से कहा, टिनसर कहां तुमने? हाँ, मैंने जल्दी से कहा। आपने सुना है? वो धीरे धीरे सिर हिलाने लगा। मेरे पिताजी बताते थे, बोले थे वो गांव एक बार बाढ़ में डूब गया था, बहुत पहले, शायद 70 के दशक में। तपन चौंक गया। मतलब डूब गया? पूरा गांव बह गया। ब्रह्मपुत्र उफान पर थी, कुछ नहीं बचा, न लोग न मवेशी। अगले दिन सिर्फ फटे हुए कपड़े और टूटी नावें मिली। मेरे चेहरे का खून जैसे सूख गया। फिर हम जहां गए वो क्या था? बुजुर्ग ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हूं। वहां अब कुछ नहीं है, जंगल है, दलदल है, चाहो तो जाकर देख लो। तपन बोला। लेकिन हम गए थे वहां, झोपड़ियां थीं, मंदिर था, एक औरत थी, एक बच्चा। बुजुर्ग ने हाथ उठाया। तो फिर बेटा, तुम टिनसर नहीं गए थे, उसने धीरे से कहा। तुम कहीं और गए थे। हमने ढाबे में कुछ नहीं खाया, भूख मर चुकी थी। बाद में जोरहाट पहुंचकर मैं एक साइबर कैफे गया। गूगल मैप्स खोला, नुमालीगढ़ के पास का इलाका देखा, नदी, एम्बैंकमेंट रोड, कहीं टिनसर नहीं था। सैटेलाइट व्यू चालू किया। जहां वो गांव था, वहां तो सिर्फ जंगल और पानी था, लेकिन मैं सब कुछ याद कर रहा था। वो पत्थर वाला साइन बोर्ड, झोपड़ी पर लाल रंग की लिखाई, मंदिर की घंटियां, बच्चे की चीख, हाथों के निशान। रास्ते में वापसी पर तपन चुप रहा, लेकिन तेजपुर पास आने पर उसने आखिर कहा, भाई, हाँ, कुछ जगहें श्रापित नहीं होती। मतलब? वो श्रापित नहीं होती, उसने दोहराया। वो भूखी होती हैं। मैंने उसे देखा। भूखी? वो खिड़की से बाहर देखता रहा। कुछ जगहें अपने लोग खो देती हैं, यादें, जिंदगियां, फिर वो जिंदा लोगों को खींचने लगती हैं, थोड़ा थोड़ा करके, जैसे खुद को भरने की कोशिश कर रही हूं। वो रुका। शायद वो औरत सिर्फ चारा थी। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अंदर ही अंदर मैं भी यही मानता था। उस रात जब मैं बारपेटा अपने घर पहुंचा, नजमा ने दरवाजा खोला। इतनी जल्दी आ गए? वो हैरान थी। सब ठीक है? मैंने सिर हिलाया। उसे इतना जोर से गले लगाया कि वो चौंक गई। रेहान कहाँ है? मैंने पूछा। अपने कमरे में। क्यों? मैंने अपने जूते उतारे, धीरे धीरे बेडरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही हॉलवे में पहुंचा, मैं ठिठक गया। वहीं जमीन पर आधी भीगी हुई, कीचड़ में सनी, वही सफेद चुनरी पड़ी थी, फिर से, बिल्कुल करीने से तहकी हुई, मेरे बेटे रेहान के कमरे के बाहर। उसे देखकर मेरे पेट में कुछ ठंडा सा मरोड़ खा गया। मैं हिला नहीं, कुछ बोला नहीं, सांस तक नहीं ली, बस देखता रहा। वही चुनरी थी जिसे हमने ट्रक में देखा था, कीचड़ से सनी, गीली, जिससे सड़ी लकड़ी और नदी के पानी की बू आ रही थी। मैंने उसे घर में नहीं लाया था, मैंने उसे छुआ तक नहीं था। तो फिर ये यहां कैसे आई? पीछे से नजमा की आवाज आई, रिजवान, चाय बना दूं? मैं धीरे से झुका, 2 उंगलियों से चुनरी को उठाया,
मानो डर था कि छूते ही ये मुझे जला देगी, लेकिन नहीं जली, बस कांप रही थी जैसे जिंदा हो। और यही बात और भी डरावनी थी। मैं रेहान के कमरे में गया। दिल की धड़कन पैरों से तेज सुनाई दे रही थी। वो गहरी नींद में था, कंबल फेंका हुआ, मुंह खुला, जैसा कि 10 साल के बच्चे दिन भर पतंगे उड़ाने के बाद सोते हैं। लेकिन वहां उसकी बेड साइड टेबल के पास गीले पैरों के निशान थे, छोटे छोटे, जैसे किसी बच्चे के। वो निशान खिड़की की तरफ जा रहे थे। मैंने कोई शोर नहीं किया, उसे उठाया भी नहीं, बस धीरे से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया, लॉक लगा दिया। फिर मैंने तपन को कॉल किया। पहली ही घंटी में उठा। हेलो। मैंने वक्त नहीं गंवाया। वो चुनरी मेरे घर में है। सन्नाटा। फिर उसने धीरे से कहा, क्या? रेहान के कमरे के बाहर पड़ी है और अंदर बच्चों के पैरों के निशान हैं। उसके सांसें तेज हो गईं। मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन भाई, मैंने भी कुछ सुना था। क्या? बीती रात घर आते ही सो गया, जूते तक नहीं उतारे, लेटा ही था, सब सोच रहा था। और तभी मैंने सुना बच्चों की हंसी रसोई से। मैंने आंखें बंद कर लीं। तूने कोई वहम नहीं किया। मैं देखने तक नहीं गया, वो फुसफुसाया। बहुत डर गया था। अगले दिन हम ढेकिया जुली में मिले। चाय गोदाम के पास ट्रक खड़ा किया, फिर उसी कैबिन में बैठे जहां हर सफर की शुरुआत होती थी। लेकिन इस बार कोई माल नहीं था, सिर्फ सवाल। मैंने कुछ पुराने ड्राइवरों से बात की, तपन बोला। 2 ने टिंसर की कहानियां सुनी थी। एक ने कहा उसका दादा खोजने गया था, वापस नहीं लौटा। मैंने सिर हिलाया। आज कोई रिकॉर्ड नहीं है, न कागज पर न इंटरनेट पर, लेकिन हम वहां गए थे, अंदर गए थे। और अब वो हमारे अंदर आ गया है, तपन बोला। मैंने उसकी आंखों में देखा। तो फिर वापस चलते हैं। वो एक पल नहीं झिझका। कब? आज रात। हमने टैंक फुल कराया। कोई सामान नहीं लिया, कोई डिलीवरी नहीं, सिर्फ रास्ता और उसके अंत में जो कुछ भी हमारा इंतजार कर रहा था। एम्बैंकमेंट के पास वाली शॉर्टकट सड़क सरकार ने बंद कर दी थी, बाढ़ और कटाव का बहाना देकर। लेकिन हमें एक दूसरा रास्ता पता था, दक्षिण से जाने वाली एक संकरी पगडंडी जो सुनसान चाय के बागानों से होकर निकलती थी। आसमान फिर से भूरा हो गया था। बारिश कई दिनों से बिना रुके बरस रही थी, जैसे खुद असम डूबना चाहता हो। आधी रात तक हम उस जगह पहुंच गए जहां असली सड़क खत्म होती है और वो दूसरी सड़क शुरू होती है, जो नक्शों में नहीं है, जो मुड़ती है अजीब तरह से, घूमती है, गायब हो जाती है। लेकिन इस बार हम तैयार थे। मैं बरपेटा के मंदिर से लाया गंगा जल साथ लाया था और तपन के हाथ में उसकी दादी का तांबे का ताबीज बंधा हुआ था। हम धार्मिक नहीं थे, लेकिन उस रात आस्था ही हमारी सबसे बड़ी ढाल थी। रास्ता फिर से संकरा हो गया, शाखाएं कांच पर खुरचने लगी और फिर माइलस्टोन फिर से दिखा। टिंसर गांव 2 किलोमीटर वही जगह, वैसे ही जैसे इंतजार कर रहा हो। इस बार हमने पलटने की कोशिश नहीं की। हम सीधे उस सड़क के आखिर तक गए। बांस का फाटक खुला था, हवा में धीरे धीरे हिलता हुआ। अंदर गांव वैसा ही था, लेकिन और भी सड़ा हुआ। झोपड़ियां और ज्यादा धंस चुकी थी। चौक में पानी भरा था। मंदिर का दरवाजा खुला था और अंदर से घंटा अपने आप हिल रहा था, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। और चौक के बीचों बीच जो हैंडपंप था, उसे खून टपक रहा था। मैंने ट्रक को मंदिर की सीढ़ियों से पहले रोक दिया। तपन घबराकर बोला, अब? मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने हवा में पुकार लगाई, हम उसे वापस ले आए, तुमने कहा था वो घर आ गई। सन्नाटा। फिर एक फुसफुसाहट, उसे लाए पर बाकी को नहीं। तपन चारों तरफ देखने लगा, घबराया हुआ। किसने कहा? मैं ट्रक से कूद पड़ा, पानी में छपछप करता मंदिर की तरफ भागा। मंदिर के अंदर अंधेरा था, जर्जर दीवारें, लेकिन पिछली दीवार पर किसी काली चिपचिपी चीज से लिखा था, उन्हें कभी दफनाया नहीं गया, वो अब भी यहीं हैं। अचानक मंदिर के पीछे के पानी से आकृतियां उठने लगी। पहले 1, फिर 2, फिर 6, फिर दर्जनों। औरतें, बच्चे, पुरुष, भीगे हुए, कीचड़ में सने, चेहरे सफेद गड्ढों जैसे, आंखें खाली, मुंह खुले, लेकिन आवाज नहीं। वो हमारी तरफ बढ़ने लगे, नदी से, झोपड़ियों से, कोहरे के बीच से। नहीं भागे, बस चले, जैसे नींद में चल रहे हों, जैसे बहुत देर से इंतजार कर रहे हों। तपन चीखा, अब क्या करें? मुझे नहीं पता था। फिर मुझे कुछ याद आया, ट्रक पर बने हाथों के निशान, चुनरी, बच्चे की चीख और एक चीज जो इन सब से जुड़ी थी, नदी। मैं जेठी की ओर भागा।
तपन मेरे पीछे। वहां नदी में तैरती एक नई चीज दिखी, एक छोटी लकड़ी की बेड़ी और उस पर हड्डियां, कपड़े में लिपटी हुई, रस्सियों से बंधी। न दफनाया गया, न जलाया गया, बस छोड़ दिया गया। भूल गए। मैंने गंगा जल उठाया, उन हड्डियों पर डाला और बस एक बात कही, शांति मिले। जो हुआ उसके लिए माफी चाहिए। माफी, बस यही चाहिए थी उन्हें। हवा का रुख बदला, बारिश थम गई और वो आकृतियां धीरे धीरे कोहरे में घुलने लगी, एक एक कर, चुपचाप। अंततः वापसी के रास्ते में हमने एक शब्द भी नहीं कहा। तपन खिड़की से सिर टिकाए बैठा था। उसका गमछा आधे चेहरे पर था, जैसे हमेशा होता था, पर इस बार वो ज्यादा किसी कफन की तरह लग रहा था। और मैं बस चला रहा था, हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए, नजरें सीधे सड़क पर। इंतजार कर रहा था कि कुछ गलत हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। न कोई कोहरा, न रेडियो से कोई आवाज, न कहीं दूर बच्चों की हंसी। बस इंजन की गुनगुनाहट और गीली डामर पर टायरों की थपथपाहट। सब कुछ गलत लग रहा था, जैसे ये सन्नाटा भी किसी तूफान से पहले की सांस रोकने जैसी हो। सुबह तक हम ढेकियाजुली पहुंच चुके थे। तपन चुपचाप उतरा, एक शब्द नहीं कहा, मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो जैसे ही अपने घर की ओर बढ़ा, मैंने पीछे से पुकारा, तपन। वो मुड़ा। अगली ट्रिप पे चल रहा है ना? वो रुका, एक हल्की सी मुस्कान दी। अगर अगली ट्रिप हुई तो। मुझे उसका लहजा अच्छा नहीं लगा, पर मैंने कुछ नहीं कहा, उसे जाने दिया। मैं दोपहर तक बरपेटा पहुंच गया। नज़मा ने दरवाजा खोला, उसकी आंखों में हैरानी थी। फिर से जल्दी आ गए? लगातार 2 बार? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तुम्हारी याद आ रही थी, मैंने धीरे से कहा। फिर नीचे झुककर रेहान को गले लगाया। वो जमीन पर बैठा कुछ क्रेयॉन से बना रहा था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा तो उसने ऊपर देखा। अब्बू, वो सफेद ड्रेस वाली आंटी कौन थी जो कल मेरे कमरे में बैठी थी? दिल जैसे वहीं थम गया। नज़मा भौंचक्की रह गई। रेहान, क्या बोल रहे हो? घर में कोई औरत नहीं आई थी। रेहान फिर से ड्राइंग में लग गया। वो खिड़की के पास बैठी थी, मुझे देख के मुस्कुराई। उसके लंबे बाल थे। उसने कहा, वो किसी को ढूंढ रही है। मैं उसके पास बैठा, आवाज थरथराती रही। उसने नाम बताया? उसने सिर हिलाया। तपन। उसी शाम मैंने तपन को कॉल किया, फोन बंद था। फिर कॉल किया, बार बार, कोई नेटवर्क नहीं। अगली सुबह मैं उसके घर गया। उसकी मां ने दरवाजा खोला, आंखें सूजी हुई थीं रोने के बाद। तपन रात को चला गया, वो बोली। कहां? उसे अकेले कहीं जाना है। नहीं बताया कहां, बस कुछ कपड़े पैक किए और तूफान में निकल गया। जमीन जैसे पैरों के नीचे से खिसक गई। वो चला गया? क्यों? हमने तो सब कुछ किया था ना। हड्डियां नदी को सौंपी, प्रार्थना की, गंगा जल चढ़ाया, आत्माएं शांत हो गई। हुई ना? उस रात मैं सो नहीं सका। छत पर किसी के गीले पैरों की आवाज आती रही, कोई हल्की सी हंसी, और वो मंदिर की घंटियां, छन छन छन। मैं टॉर्च लेकर बाहर गया। कुछ नहीं था, न निशान, न कोई परछाई। बस मेरे ट्रक के साइड मिरर से बंधा वो लाल गमछा, तपन का, गीला, भारी, नदी के पानी से टपकता हुआ। फिर एक रात मैं वापस निकल पड़ा टिंसर की तरफ। कोई तूफान नहीं था, न बिजली, बस एक धीमी, लगातार बरसती बारिश, जैसे आसमान जानता हो कि मैं वापस नहीं लौटूंगा। मैंने नज़मा को कुछ नहीं बताया, रेहान को सोते हुए चूमा, पुरानी डायरी में एक चिट्ठी छोड़ी, और रात 11:41 पर ट्रक स्टार्ट किया। तपन का गमछा अब भी मिरर से लटका था। मैंने उसे हटाया नहीं, हिम्मत नहीं हुई। अब एक आखिरी जगह बची थी, एक आखिरी चीज जो जानना जरूरी था। इस बार रास्ता अलग लगा, ना कोई घुमावदार मोड़, ना कोई भ्रम, यहां तक कि जीपीएस भी काम करता रहा तब तक, जब तक मैंने आखिरी असली गांव पार नहीं किया। फिर सब अंधेरा, जैसे टिंसर अब मुझे खुद बुला रहा हो। कोई और चाल नहीं, कोई और धोखा नहीं, बस माटी, सन्नाटा और यादें। वो ही मोड़ आया जहां कभी माइलस्टोन था, वो अब नहीं था, ना ही वो बांस का फाटक, पर गांव अब भी वहीं था, अंधेरे में आधा डूबा हुआ। झोपड़ियां और ज्यादा झुकी हुई, छतें गिरी हुई, खिड़कियां अंधकार से भरी। नदी ने अब पूरी जेठी को निगल लिया था, बस एक खंभा बचा था, झुका हुआ, जैसे किसी कब्र का निशान। मंदिर की घंटियां फिर बज रही थीं, पर इस बार गुस्से में। मैंने ट्रक चौक में रोका, इंजन बंद किया, फिर कुछ पल बस सुनता रहा। पानी टपकता रहा, कहीं से फुसफुसाहट, और धुंध के बीच फिर से बच्चे के रोने की आवाज। मैं नीचे उतरा,
जूते कीचड़ में धंसे। आवाज आई, छपाक, पर वो आवाज मानो किसी की सांस जैसी थी। मंदिर खुला हुआ था, दरवाजा गायब, सीढ़ियां टूटी हुई। अंदर मूर्ति नहीं थी, सिर्फ पिछली दीवार में एक बड़ा गड्ढा जो एक डूबी हुई सुरंग जैसा दिखता था, और उसके पास पत्थर से टिककर कुछ लाल पड़ा था। मैं भागा। तपन की जैकेट फटी हुई, अब भी भीगी, अब भी गर्म। वो यहीं था, हाल ही में। मैं चिल्लाया, तपन! मैं वापस आ गया। सिर्फ गूंजें मिली, और फिर किसी और की आवाज, धीमी, गहरी। वो भी आया था। अचानक चौक का पानी हिलने लगा और वो डूबे हुए फिर से उठने लगे। लेकिन इस बार वो नदी से नहीं आए, वो झोपड़ियों के नीचे से निकले, मंदिर की जमीन से, खुद मिट्टी से, रेंगते हुए, चढ़ते हुए, दर्जनों, पानी में भीगे हुए, हड्डियों जैसे सफेद, मुंह खुले, लेकिन आवाज नहीं। लेकिन वो मुझे लेने नहीं आए। वो चौक के चारों तरफ जमा होने लगे, मंदिर के पास, जैसे कोई तमाशा शुरू होने वाला हो। और तभी मैंने उसे देखा, तपन, मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा, सिर झुका हुआ, भीगा, कांपता हुआ, लेकिन जिंदा। भाई! मैंने पुकारा। तपन, चलो, घर चलते हैं, मैं आया हूं तुम्हें लेने। वो धीरे से ऊपर देखा, और उसकी आंखें धुंधली, वैसी ही जैसी उस बच्चे की थीं जिसे हमने पहली रात नदी में देखा था। लेकिन उस मरे हुए धुंधलके के पीछे पहचान थी। एक आंसू उसकी गाल पर बह निकला। मैं नहीं गया, वो बोला, वो मुझे बुला रही थी। कौन? उसने मेरी पीठ के पीछे इशारा किया। मैं मुड़ा और उसे देखा। वो औरत सफेद साड़ी वाली, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। उसका चेहरा सड़ चुका था, जैसे पानी और वक्त ने टुकड़ों में खा लिया हो। उसकी उंगलियां लंबी, टेढ़ी, हड्डियों जैसी, बिना हड्डियों के। उसके बाल हवा में तैर रहे थे, जबकि हवा थी ही नहीं, और उसकी कमर से चिपके हुए थे वो डूबे हुए बच्चे, 5 या शायद 6, चुप, फटी आंखों वाले, और दुनिया की सबसे खतरनाक चुप्पी में लिपटे हुए। वो एक कदम आगे बढ़ी और बोली, ऐसी आवाज में जैसे हड्डियों के बीच से हवा निकल रही हो। एक को रुकना होगा ताकि बाकी सो सकें। मैंने तपन का हाथ कसकर पकड़ा। वो नहीं झिझका, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर तुम मुझे ले जाओगे तो वो किसी और को ले लेंगे। क्या? मैं हकबका गया। उन्होंने समझौता किया था, बहुत पहले, एक जीवन ताकि बाकी दफन रह सकें। पहले समझ नहीं आया, पर अब सब समझ गया हूं। मैंने सिर हिलाया, जैसे उस सच को इनकार से मिटा दूं। हम दोनों चलेंगे, किसी को रुकने की जरूरत नहीं। सफेद साड़ी वाली औरत आगे बढ़ी, पीछे खड़े बच्चे रोने लगे, और वो डूबे हुए कुछ बुदबुदाने लगे, ऐसी भाषा में जो मैं नहीं जानता था, पर उसकी सरसराहट मेरे शरीर के अंदर तक रेंग रही थी। मैंने फिर तपन की ओर देखा। वो मुस्कुराया, एक टूटी हुई विदाई जैसी मुस्कान। जा भाई, प्लीज मुझे ये चुकता करने दो। और फिर उसने मुझे जोर से धक्का दिया, सीधे ट्रक की ओर। मैंने उसका नाम चिल्लाया, कैब में चढ़ा, वापस दौड़ना चाहा, लेकिन डूबे हुए अब मेरे और उसके बीच एक दीवार बन चुके थे। वो मुझे चोट पहुंचाने नहीं आए थे, बस रोकने के लिए। सफेद साड़ी वाली औरत ने हाथ उठाया। मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। मैंने इंजन स्टार्ट किया और चल पड़ा, कोहरे के बीच से, कीचड़ के बीच से, उनकी सिसकियों के बीच से। और जब गांव धीरे धीरे मेरी पीठ पीछे धुंध में डूब गया, मैंने आखिरी बार वो आवाजें सुनी। घंटियां धीमी होती हुई, मंद पड़ती हुई, फिर एकदम शांत। मुझे घर लौटने का रास्ता याद नहीं, न कितने गांव पार किए, न कितने चाय बागान, पुलिस चेक पोस्ट और पुल, कुछ भी याद नहीं। मानो मैं गम और कोहरे की डोर से बंधा चला जा रहा था। जब मैं बरपेटा पहुंचा, सुबह की पहली किरणें बादलों को चीरने लगी थीं, पर उन किरणों में कोई गर्मी नहीं थी। नजमा ने दरवाजा खोला, चौंक गई। तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैंने एक खो दिया है, मैंने जवाब दिया। उसने मेरी आंखों में देखा, कुछ नहीं कहा, बस मुझे कसकर गले लगा लिया। वहीं हमारे घर की दहलीज पर, कीचड़ से सने जूतों और दिल में चुभते अपराध बोध के साथ, मैं टूट गया। मैं रोया, तपने के लिए सबसे बेहतर खलासी, सबसे जोर से खर्राटे मारने वाला और सबसे वफादार इंसान जिसे मैंने कभी जाना। वो रुक गया ताकि मैं वापस आ सकूं, और
धन्यवाद भी नहीं कह सका। उस शाम मैंने घर के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जलाया। सिलीगुड़ी की आखिरी ट्रिप की तस्वीर उसके बगल में रखी थी, उसका हाथ मेरी कंधे पर और उसका बेतुका लाल गमछा किसी बैंडाना की तरह बंधा हुआ। रेहान मेरे पास आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा। अब्बू, तपन अंकल अब वापस नहीं आएंगे ना? नहीं बेटे, मैंने धीरे से कहा। उन्हें किसी जगह रुकना पड़ा। उसने ऊपर देखा अपनी मासूम आंखों से। वो भगवान के पास हैं? मैं कुछ कहने को मुंह खोला, लेकिन रुक गया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। उस रात मैं अकेला बरामदे में बैठा रहा। बादल फिर से घिरने लगे थे। बारिश होनी ही थी, जरूर होनी थी। और तभी एक दस्तक हुई, पर दरवाजे पर नहीं, ट्रक पर। मैं धीरे धीरे उठा। दिल की धड़कन सीने को फाड़ रही थी। ट्रक वहीं खड़ा था, इंजन ठंडा, लाइट्स बंद, पर पैसेंजर साइड का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं उसकी ओर बढ़ा, हर कदम पहले से ज्यादा भारी। दरवाजे का हैंडल पकड़ा, धीरे से खींचा और देखा एक गीला गमछा, तपन का, साफ सुथरा मोड़ा हुआ, सीट पर रखा। और उसके अंदर एक छोटा सा नोट। वो कागज का टुकड़ा तपन की ही लिखावट में था। उस पर लिखा था, तुम लौट आए, लेकिन मेरा सब कुछ वहीं नहीं रुका। मैं लड़खड़ा गया, सांस जैसे गले में अटक गई हो। और तभी पीछे से धीमी सी आहट आई, बहुत हल्की, जैसे कोई नंगे पांव भीगे फर्श पर चल रहा हो। मैं पलटा। रेहान दरवाजे पर खड़ा था। अब्बू, उसने बहुत ही शांत लहजे में कहा। तपन अंकल मेरे कमरे में हैं। मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। क्या? उसने उंगली से इशारा किया। कह रहे थे डरना मत, वो बस बैठना चाहते हैं। अब कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी आंखें अजीब हैं अब्बू। मैंने झटपट रेहान का दरवाजा खोला। कमरे की लाइट जल रही थी, पर कमरा खाली था। लेकिन खिड़की के पास रखी कुर्सी भीगी हुई थी और जमीन पर गीले पदचिन्ह, बड़े, बिल्कुल बच्चे जैसे नहीं, नंगे पैर के और अधजले हुए। उस रात मैंने पल भर के लिए भी नींद नहीं ली। मैं ट्रक के पास बैठा रहा सुबह तक, एक हाथ में गंगा जल की बोतल, दूसरे में माचिस, जैसे यही दो चीजें मेरी आखिरी उम्मीदें थीं। बारिश बस गिरती रही और हर थोड़ी देर बाद घंटियों की हल्की आवाज आती थी, बहुत दूर से, जैसे कोई याद फिर से रास्ता खोजने की कोशिश कर रही हो। टिनसर से लौटे 17 दिन हो चुके हैं। बारिश अब तक नहीं थमी। हर सुबह मैं सूरज निकलने से पहले उठता हूं, बरामदे में बैठ जाता हूं, बादलों को देखता हूं जो हर दिन जैसे नीले आसमान पर नीले जख्म बनाकर लहराते हैं। मन का एक हिस्सा हमेशा सुन रहा होता है। घंटियों की आवाज के लिए तपन पूरी तरह गया नहीं है, लेकिन यह समझ नहीं आता यह उसका साथ है या कोई और भयानक चीज। पहला इशारा था बाथरूम का शीशा, बिना गर्म पानी चलाए भी भाप से ढंक जाता था। फिर वो कदमों की आवाजें आने लगी, हमेशा गीले, हमेशा नंगे पैर, और हमेशा रेहान के कमरे के बाहर जाकर रुक जाती थी। मैंने हॉलवे में ही सोना शुरू कर दिया। नज़मा को लगा मैं कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो गया हूं। शायद मैं हो भी गया था, लेकिन शायद डर वही करता है इंसान के साथ, उसे एक चौकीदार बना देता है जो चोर के जाने के बाद भी घर के चक्कर काटता रहता है। पर मेरे दिल की गहराई में एक सच था, चोर अब भी यहीं था। एक रात रेहान ने मुझे जगाया। अब्बू, वो फुसफुसाया, तपन अंकल अब सोते नहीं हैं। मेरी रूह कांप गई। मैं बैठ गया। कुछ कहा उसने? रेहान ने सिर हिलाया। कहते हैं उन्हें अपनी नई चमड़ी पसंद नहीं है। कहते हैं बहुत खुजली होती है। कहते हैं नदी फिर से बुला रही है। मैं जम गया। अब्बू, उसने आंखें मली, वो हर वक्त भीगे क्यों रहते हैं? अगली सुबह मैं ट्रक के पास गया, कैब खोला। सामने के कांच पर पानी के धब्बे थे और उंगलियों के निशान, बिल्कुल साफ, लेकिन वो मेरे नहीं थे और तपन के भी नहीं। वो बहुत छोटे थे, एक बच्चे के। उस दिन दोपहर को मैं फिर पीपल के पेड़ के पास गया, थोड़ा सा गंगा जल जमीन में डाला, एक नया दिया जलाया और जोर से बोलकर कहा, तपन, अगर तू सुन सकता है, अगर तेरी कोई भी परछाई अब भी उस गांव में है, तो मैं तुझे माफ करता हूं। तेरी कहानी मैं अपने साथ लेकर चलूंगा। लोग तुझे भूलेंगे नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हवा हिली, दिए की लौ कांपी और एक पल को फिर से नदी की बदबू आई। वो रात आखिरी थी।
मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हुआ उसने मुझ में कुछ हमेशा के लिए तोड़ दिया। रात के 2:23 पर मेरी नींद खुली, रेहान की चीख सुनकर। मैं दौड़ा उसके कमरे की तरफ। वो एक कोने में कांप रहा था, उंगली से खिड़की की ओर इशारा कर रहा था। वो वहां था, वो रोते हुए बोला। वो मुझे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, बट उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी थी अब्बू। मैं खिड़की तक भागा। बाहर कुछ नहीं था, बस बारिश, लेकिन कांच अंदर से टूटा हुआ था और उसके प्रतिबिंब में बस एक पल के लिए मैंने तपन को देखा, या जो कुछ उससे बचा था। आंखें काली, टार जैसी, चेहरा ढीला, पानी में भीगी चमड़ी जैसा, मुंह में झोंक और गले में वही लाल गमछा। उसने एक शब्द कहा, होंठों से, सोच से, वापस आओ। मैं उसी रात निकल पड़ा, अकेले, ट्रक लेकर उसी एम्बैंकमेंट रोड की तरफ। न फ्यूल लिया, न खाना, बस एक चीज साथ रखी, हम दोनों की पहली ट्रिप की फोटो, जिसमें तपन ने मेरा कंधा थामा हुआ था और उसका लाल गमछा हवा में उड़ रहा था। मुझे नहीं पता था मैं क्या करने जा रहा हूं, खात्मा करने, जगह बदलने, गांव को जलाने, शायद। मैं बस उसे एक बार और देखना चाहता था। लेकिन जब मैं उस श्रापित रास्ते पर पहुंचा, वहां कुछ भी नहीं था। न पत्थर, न फाटक, न सड़क, बस नदी। ब्रह्मपुत्र ने सब कुछ निगल लिया था, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं, जैसे वो रात बस एक सपना थी। लेकिन जब मैंने ट्रक का ग्लव बॉक्स खोला, चुनरी अब भी वहां थी, गीली, थमी हुई, और जैसे अब भी इंतजार कर रही हो। अब मैं घर वापस आ गया हूं, ट्रक बेच दिया। नजमा ने कुछ नहीं पूछा, पर उसकी आंखों में राहत थी। अब मैं शहर में ई रिक्शा चलाता हूं, छोटे रूट्स, सिर्फ दिन में। रेहान अब ठीक से सोता है, कहता है अब तपन अंकल नहीं आते। लेकिन जब बारिश बहुत तेज होती है, वो घर के गेट के पास जमा हुए पानी को घूरता रहता है। थोड़ी देर बाद पूछता है, अब्बू, पानी कभी कभी वापस मुस्कुराता क्यों है? मैं जवाब नहीं देता, बस हर रात फिर से दिया जलाता हूं, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस बहती रहती हैं, और उन्हें कहां ले जाएगी बस नदी जानती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर